हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हेलो शिक्षक। सीटेट की आपके मैथ्स की पेडागोजी की नोट्स हमने स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने सबसे पहले आपका सिलेबस डिस्कस किया था, जिसका हमने पहला टॉपिक यानी कि गणित की प्रकृति के कितने पॉइंट्स हमें कवर करने हैं ये डिस्कस किया था। जिसमें गणित क्या है, किसे कहते हैं, डेफिनेशन क्या है, किस तरह से विज्ञान से जुड़ा है, इन सभी को डिस्कस किया था और कुछ हमने डेफिनेशन स्टार्ट की थी। गणित की प्रकृति में हमें सेकंड पॉइंट कवर करना है, जो आपका है गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तकों की विशेषताएं क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास, जिसमें सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है कि गणित की एक अच्छी पाठ्य पुस्तकें की विशेषताएं। पहला है आपका, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के उद्देश्यों के अनुसार होना चाहिए। हमें जिस प्रकार से उद्देश्य आपको पूरा करना, मान लीजिए आप क्लास सेकेंड में हैं तो हमें सेकेंड क्लास में बच्चों को क्या क्या पढ़ाना है, उनके कैसे आपको शब्दों से मिला के शब्द पढ़ना सिखाना है, या फिर आपको रीडिंग करना सिखाना है, या गणित की संक्रियाएं सिखाना है। तो उन सभी उद्देश्यों को प्राप्त करना है, उसी प्रकार की हमें पुस्तक यूज़ करनी है, यानी ऐसे पाठ्यक्रम चलाने हैं जिससे बच्चे की जो आपकी क्लास सेकेंड में हो या फर्स्ट में हो, उन सभी के उद्देश्य को पूरा करती हो। सेकेंड है आपका, अवधारणाओं को सरल से जटिल तक प्रस्तुत किया जाना चाहिए, यानी कि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं उनको सरल से जटिल से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ताकि बच्चे पहले चीज़ों को समझ सके, फिर उस पर आधारित क्वेश्चन कर सके, चीज़ों को सॉल्व कर सके। थर्ड है आपकी अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए कि इसे अच्छी तरह से चित्रित किया जाना चाहिए, और जहाँ भी आवश्यक हो वहाँ एक आरेख और आंकड़े होने चाहिए। बच्चे क्या करते हैं कि बच्चे जो भी प्राइमरी को हों या फिर आपके 6 to 8 हो, उनके जब चित्रित कोई पुस्तक होती है तो उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, यानी कि आकर्षण मिलता है। बच्चे देख कर ज़्यादा समझ जाते हैं, कोई पिक्चर हो या फिर ड्राइंग हो या बार ग्राफ हो या आरेख हो या सर्किल को पढ़ना है तो किस तरह से पिक्चर से पढ़ना है। तो कहीं ना कहीं आपके जो कॉन्सेप्ट होते हैं, अगर पिक्चर से रिलेट करके आप पढ़ाते हैं या डायग्राम से पढ़ाते हैं तो बच्चे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। विषय वस्तु नवीनतम होनी चाहिए, क्योंकि ये नहीं कि आप आज के समय पढ़ा रहे तो बच्चों को 10 साल पुराना कोई कॉन्सेप्ट के उसके बेसिस पे आप फॉर्मूले पे करा रहे। जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे नए नए कॉन्सेप्ट भी आते हैं, तो जितना हो सके वैसे ही विषय वस्तु को नवीनतम बनाना चाहिए, ताकि बच्चे नई चीज़ों से जुड़ सके, नए तरीके से जुड़ सके। नेक्स्ट है आपका 5, अवधारणाओं को एक श्रेणीबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, यानी कि कॉन्सेप्ट को एक के बाद स्टेप टू स्टेप जोड़ना चाहिए। जैसे पहले बच्चों को मान लीजिए हमें गिनती सिखाना है तो गिनती के बारे में बताएंगे, फिर किस प्रकार से गिनती पढ़ी जाती है, कैसे लिखी जाती हैं, फिर उनसे बनने वाली संख्याएं क्या होती हैं। यानी श्रेणीबद्ध तरीके से जब प्रस्तुत करेंगे तो बच्चे अच्छे तरह से उस कॉन्सेप्ट को समझ सकेंगे। नेक्स्ट है आपकी, समस्याएं वास्तविक जीवन की ज़रूरतों से संबंधित होना चाहिए। बच्चा जब अपनी निजी ज़िंदगी से या वास्तविक चीज़ों से जोड़कर पढ़ता है तो वो अच्छे से समझ सकता है, और उसका स्तर जो होता है, कहीं ना कहीं जो सोचने की क्षमता होती है उसका विकास बेहतर होता है। मान लीजिए हमें कॉन्सेप्ट पढ़ाना है जोड़ का या घटाने का, तो बच्चों को हम बता सकते हैं कि आप दुकानदार के पास जाते हैं, कैसे आपने 10 टॉफ़ी खरीदनी है तो आपने कितने रुपए दिए, यानी कि 10 रुपये है तो आपको 6 रुपये दे दिया तो आपको कितने रुपए वापस देगा। तो इस तरह के जब कॉन्सेप्ट हमें पढ़ाने हो तो उसके वास्तविक जीवन से जब हम जोड़ के पढ़ाएंगे तो बच्चे बेहतर समझते हैं। उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट है, अवधारणा को जहाँ भी संभव हो प्रासंगिक रूप से प्रस्तुत किया जाना, यानी कि बच्चों को अच्छे से समझाना चाहिए, डिटेल में बताना चाहिए, व्याख्या करनी चाहिए उसकी। तो इसलिए आपके लिए पाठ्य पुस्तकों की ये विशेषताएं हो जाती हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, अवधारणाओं को उच्च कक्षाओं से जोड़ा जाना चाहिए, ताकि बच्चे जब प्राइमरी से अपर में जाएंगे तो वो चीज़ें उनकी पढ़ी रहेंगी, उनका बेसिक क्लियर रहेगा। मान लीजिए आप 6 to 8 में जाने वाले हैं तो आपकी जितनी भी चीज़ें हैं जो आपने 1 to 5 पढ़ी हैं वो वैसी चीज़ें हैं जो आगे जाके आपके यूज़ में आएंगी, यानी काम में आएंगी। इसलिए हमें पाठ्य पुस्तक में ध्यान देना चाहिए कि हमें उन्हीं सब कॉन्सेप्ट को बच्चों को पढ़ाना चाहिए जो उनके फ्यूचर में उसका यूज़ हो। ये नहीं कि आपने कुछ भी पढ़ लिया लेकिन आपका यूज़ क्या है आपको नहीं पता। इसलिए अच्छी पाठ्यपुस्तक उसे ही कहते हैं जो आपको आगे जाकर उच्च कक्षाओं में हेल्प करे, आपका बेसिक क्लियर करे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करे। इसलिए कहीं ना कहीं आपकी विशेषताएं हो जाती हैं।
नेक्स्ट है, इसे विषय वस्तु की तार्किक और मनोवैज्ञानिक व्यवस्था को बढ़ावा देना चाहिए और इसे परियोजना कार्यों, क्षेत्र कार्यों और प्रयोगशाला कार्यों को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए। तो ये थे आपके प्रमुख आपकी पाठ्यपुस्तक की विशेषताएं जो कि आपकी गणित के लिए, गणित की पेडागोजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको सॉल्व करेंगे, फिर अपना आगे का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक गणित की पाठ्य पुस्तक की विशेषता नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे पूछा है नहीं, अभी कौन कौन सी होनी चाहिए हमने कवर कर लिया है। तो पहला बताइएगा, अवधारणाओं को उच्च कक्षाओं से संबंध होता है। बी है आपका, अवधारणा का प्रस्तुतिकरण जहाँ तक संभव हो प्रासंगिक विधि से किया जाना चाहिए। अवधारणा का प्रस्तुतिकरण पदानुक्रम रीति से होना चाहिए, या अवधारणा का प्रस्तुतिकरण जटिल से सरल होना चाहिए। तो अभी हमने पढ़ा कि जो भी हमें पढ़ना है वो उच्च कक्षाओं से संबंध रखता हो, बिल्कुल सही है, आपका पहला भी सही है। प्रासंगिक होना चाहिए, आपका पदानुक्रम यानी श्रेणीबद्ध भी होना चाहिए, लेकिन आपका जो यहाँ पे नहीं विशेषता है वह है जटिल से सरल, क्योंकि हमें बच्चों को सरल से जटिल पढ़ाना है, ना कि आपका जटिल से सरल। इसलिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सेकेंड क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पहला, अवधारणाओं का संदर्भों के रूप में परिचय देना, या अभ्यास कराने के लिए इसमें केवल बहुत सारे प्रश्न होने चाहिए, या आकर्षक और रंगीन होनी चाहिए। अवधारणाओं का परिचय मानक कलन विधियों द्वारा दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे अत्यधिक महत्वपूर्ण पूछा है कि कौन सी विशेषता है जो पाठ्य पुस्तक के लिए बेहतर है। तो यहाँ पे आकर्षक और रंगीन होना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि आपसे पिक्चर ही आप बना देंगे और बच्चों को आकर्षक कलरफुल बना देंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपका। केवल आपका बहुत सारे प्रश्न होने चाहिए, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। मानक कलन विद्या होती है, यानी कि आपका एल्गोरिदम मेथड होता है, यानी कि आप फिक्स आपके जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनके बेसिस पे आपके क्लियर करना चाहिए, तो ये भी नहीं, क्योंकि बच्चे अब सारी सोच वाले होते हैं, एक कॉन्सेप्ट को वो कई कॉन्सेप्ट के तरीकों से करना सीख जाते हैं, इसलिए आपका ये भी आपका डी नहीं होगा। यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन जाएगा वो पहला हो जाएगा, जिसमें अवधारणाओं का संदर्भों के साथ परिचय देना चाहिए। तो यहाँ पे सेकंड का आपका जो राइट आंसर है वो आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब आपका थर्ड टॉपिक जो हमें कवर करना है यहाँ से, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में छात्र केंद्रित दृष्टिकोण क्या है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था आपका प्रकृति में, गणित की प्रकृति में, कि एक छात्र केंद्रित पढ़ना था और एक है शिक्षक केंद्रित। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि छात्र केंद्रित और शिक्षक केंद्रित में अंतर क्या है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, शिक्षक केंद्रित में क्या होता है कि आपका जो केंद्र होता है वो एक शिक्षक होता है, जो भी कार्य करता है वो शिक्षक करता है। इसमें क्या होता है, शिक्षक सक्रिय होता है, लेकिन आपका जो छात्र होता है वो शांत श्रोता होता है। शिक्षक बोल रहा होता है और छात्र क्या कर रहा होता है, कोई क्रिया नहीं करता, सिर्फ वो सुनता रहता है। अगर उसको डाउट होता है तब भी वो नहीं पूछता है, अगर उसको क्लियर नहीं हो रहे कॉन्सेप्ट तब भी वो पूछ नहीं सकता है। यहाँ पे शिक्षक ने जो बता दिया, जिस कॉन्सेप्ट पे बता दिया वही सही है। यहाँ पे क्या कार्य करना है, सिर्फ शिक्षक को फोकस करना है, शिक्षक ही सारा कार्य करेगा, वही समझाएगा, वही पढ़ाएगा, वही अपने तरीके से सब कुछ करेगा। लेकिन छात्र केंद्रित में क्या होता है, हम छात्र को केंद्र में रख के चीज़ों को करते हैं, अपनी पाठ्य पुस्तक बनाते हैं, अपना पाठ्यक्रम बनाते हैं, उसी तरह से लचीला रखते हैं समय सारणी को, कि बच्चों को किस तरह से समझ में आ रहा है, कैसे उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, किस स्तर में समझ में आ रहा है, कैसे अलग अलग बच्चों की सोच है। तो यहाँ पे यही कारण है जो आपका दोष है शिक्षक केंद्र में, कि बच्चे जो होते हैं वो शांत होते हैं और जो टीचर होते हैं वो आपके सक्रिय होते हैं। तो यहाँ पे हमें जो पढ़ना है वो सबसे इम्पोर्टेंट आपका छात्र केंद्रित हो जाता है। इसलिए आपका जो पहला पॉइंट है, इस दृष्टिकोण में शिक्षार्थी केंद्र होते हैं, यानी कि आपका जो छात्र केंद्रित होता है उसमें आपके छात्र केंद्र बिंदु होते हैं। सेकेंड है आपका, यह शिक्षण की बजाय अधिगम पे दो जोर देता है, यानी बच्चे ने कितना सीखा है, क्या सीखा है, किस तरह से वो सीखना है, किस तरह से उसको पढ़ाना है, उसकी अधिगम में ज़्यादा फोकस किया जाता है, ना कि उसको चीज़ों को रटाने पे या समझाने पे। नेक्स्ट है आपका थर्ड, इस दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षा का समग्र लक्ष्य बच्चों का सर्वांगीण विकास है, ना कि केवल ज्ञान प्राप्त करना। बच्चों का जो विकास होता है, शारीरिक विकास हो या मानसिक विकास हो या आपका सर्वांगीण विकास होता है या मनोवैज्ञानिक विकास होता है, शारीरिक हो या वृद्धि हो, इन सभी को फोकस करना पड़ता है कि बच्चों को हर तरह से उसका विकास हो।
और आपका जो शिक्षक केंद्रित जो होता है इस चीज़ों पे फोकस नहीं किया जाता, इसलिए आपका छात्र केंद्रित कहीं ना कहीं बेहतर माना जाता है। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है, पाठ्यक्रम इस दृष्टिकोण के अनुसार विभिन्न स्तरों पर शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं, रुचियों, अभिरुचियों, क्षमताओं पर आधारित होना चाहिए ताकि यह उन्हें अपनी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए आवश्यक कौशल, ज्ञान, दृष्टिकोण और मूल्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाए। तो कहीं ना कहीं जो पाठ्यक्रम होता है बच्चों के रुचियों के आवश्यकताओं के अनुसार बनाया जाता है कि बच्चों का तार्किक चिंतन हो या आपका क्षमता हो या रुचि हो, इन सभी को पूरा करे, उन्हीं सभी को फोकस करके आपका लचीला किया जाता है पाठ्यक्रम को या आपके समय सारणी को, ताकि उन्हें अपनी पूरी क्षमता का एहसास हो सके कि हम किस स्तर पर सीख रहे हैं, कौन कौन से कौशलों का प्रयोग कर रहे हैं या किस दृष्टिकोण से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे जितना भी फोकस होता है वो छात्र पे होता है, क्योंकि आपका जो केंद्र बिंदु आपसे पूछा जाए कौन है तो आप बताइएगा कि छात्र होता है। नेक्स्ट है आपका, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे कि आपको कितना समझ में आता है, फिर आपका शिक्षक और आपके छात्र केंद्रित में क्या अंतर है, कैसे आपके क्वेश्चंस बनते हैं, उस कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से क्लियर करेंगे। पहला आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, गणित में विद्यार्थी केंद्रित कक्षा का अति उपयुक्त उदाहरण क्या है? यानी कि आपको बताना यहाँ पे कि आपका जो छात्र केंद्रित है उसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है। पहला कि अभ्यास के लिए कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थियों को अनेक प्रश्न दिए जाने चाहिए कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर लीजिए, इसीलिए आपका छात्र केंद्रित अच्छा है। यह शिक्षण प्रत्येक विद्यार्थियों की श्यामपट्ट पर समस्या को हल कराने के लिए कह रहा है कि आप जाइए ब्लैक बोर्ड पर क्वेश्चंस को हल करिए, तभी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। यह शिक्षक विद्यार्थियों के निजी व्यक्तिगत अनुभवों से उनकी गणितीय समझ के निर्माण हेतु कक्षा में विद्यार्थियों के साथ संलग्न है। यानी आपका जो वास्तविक आपका अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, कैसे आपने चीज़ों को महसूस किया है, अगर आप शॉप पे गए हैं या कोई सामान खरीदने गए हैं या आप किसी चीज़ों का अभ्यास करते हैं, तो उन सभी चीज़ों की समझ के साथ आप चीज़ों को सॉल्व करें, उसको जोड़कर बच्चों को पढ़ाएंगे, वो बेहतर होता है। या शिक्षक श्यामपट्ट पर समस्या को हल कर रहा है और विद्यार्थियों को कलन विधि समझा रहा है, यानी कि बोर्ड पे शिक्षक लिख दे रहा है, कलन विधि होता है कि बच्चा उसको देखकर अपना कॉपी कर रहा है। तो यहाँ पे केंद्र शिक्षा के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है बच्चों को वास्तविक से जोड़कर पढ़ाना, यानी कि बच्चे समझ के अपनी समझ से पढ़ें, अपने वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ें, इसलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका अंतर है जिसमें हम यानी शिक्षार्थी केंद्र यानी छात्र केंद्र और शिक्षक केंद्र में क्या अंतर है आप जान लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन इससे बनेगा तो आपका कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि आपका शिक्षक केंद्र से बेहतर आपका छात्र केंद्र क्यों माना गया है, ये कॉन्सेप्ट आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपका जो पहला पॉइंट है कि शिक्षक सक्रिय है और सीखने की प्रक्रिया को निर्देशित करते हैं। शिक्षक केंद्र में क्या होता है, सिर्फ शिक्षक जो होता है वो बोलने का कार्य करता है, सक्रिय होता है, और आपका जो छात्र होता है कहीं ना कहीं वो सिर्फ सुनने का कार्य करता है, इसलिए आपका पहला पॉइंट हो जाता है कि इसमें शिक्षक सक्रिय होता है। शिक्षार्थी केंद्र में क्या होता है कि इसमें शिक्षार्थी सक्रिय होता है और सीखने की गतिविधियां शिक्षकों के द्वारा सुगम की जाती, यानी जो गतिविधियां होती, जो कार्य होता है वो टीचर के द्वारा बताई जाती है कि किस प्रकार आप करिए, क्योंकि करके सीखने में बेहतर बच्चे सीखते हैं, इसलिए आपका कहीं ना कहीं शिक्षक केंद्र से शिक्षा जो केंद्र है वो बेहतर माना जाता है। नेक्स्ट है आपका सेकंड पॉइंट, छात्रों को शिक्षकों अन्य स्रोतों से प्रेषित जानकारी प्राप्त होती है और याद किया जाता है, बल्कि आपके शिक्षार्थी में क्या होता है, छात्र अनुभव के माध्यम से सीखते हैं और सीखने के कार्यों पर चिंतन, अर्थ निर्माण, ज्ञान का निर्माण करते हैं, जिससे वैचारिक स्पष्टता प्राप्त होती है। शिक्षक में क्या होता है कि शिक्षक ने जितना बता दिया बच्चे ने उतना ही याद कर लिया, उतने में ही सीमित रह गया, लेकिन आपका शिक्षार्थी में बच्चा खुद के अनुभव से सीखता है, जिससे वह चिंतन भी करता है, अर्थ का निर्माण भी करता है, कार्य भी करता है, जिससे वो बेहतर समय से और बेहतर समय तक अपना ज्ञान का निर्माण कर पाता है, इसलिए आपका शिक्षार्थी कहीं ना कहीं आपका बेहतर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट और क्या हम पढ़ेंगे इसमें कि प्रकृति में उपदेशात्मक, जिसके तहत निर्देश पाठ्यपुस्तकों, व्याख्यानों आदि पर आधारित होते हैं, और बाल केंद्रित में क्या होता है, परियोजनाओं, गतिविधियों, समस्या समाधान और गहन अधिगम की इच्छा होती है। आपको सिर्फ शिक्षक क्या करता है, जितना आपका बुक में है उसकी ही व्याख्या कर देता, उतने तक ही आपको उपदेश देता है, लेकिन आप बाल केंद्रित में बच्चे को परियोजना उसके आसपास चीज़ों से जोड़कर जब पढ़ाते हैं या कई गतिविधियां कराते हैं या आपका भ्रमण कराते हैं तो बच्चे अच्छे तरीके से सीख पाते हैं।
और लास्ट आपका जो पॉइंट है इसमें, शिक्षण और अधिगम की गतिविधियां प्रासंगिक नहीं होती हैं और अधिगम वास्तविक दुनिया से स्थित सीखने के रूप में प्रासंगिक होती है, इसलिए अधिगम की अधिक प्रासंगिकता होती है। तो आप समझ गए होंगे कि आपके शिक्षक केंद्र और बाल केंद्र में क्या अंतर है और क्यों बाल केंद्र दृष्टिकोण को बेहतर माना जाता है, क्योंकि इससे बच्चे को केंद्र में रखा जाता है, बच्चे के हिसाब से, उसके स्तर के हिसाब से चीज़ों को बनाया जाता है, गतिविधियां कराई जाती हैं। लेकिन शिक्षक में क्या होता है, शिक्षक केंद्र होता है, उस अपने हिसाब से बताता है, बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या क्या उसके साथ क्रिया करनी, इन सब से कोई मतलब नहीं होता है। बस बच्चों को पढ़ा दिया, बच्चे ने उसको सुन लिया और याद कर लिया, वहीं पे उसका काम खत्म हो गया। तो आपसे पूछा जाए बाल केंद्रित क्या है और या फिर आपसे शिक्षक केंद्रित क्या है, तो आई होप अब आप बता सकते हैं, आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम आपको एक और पॉइंट बता देते हैं कि क्यों, अगर आपसे पूछे कि शिक्षक केंद्र दृष्टिकोण के दोष क्या हैं, क्यों बेहतर माना गया है बाल केंद्रित को, शिक्षक केंद्रीय में ऐसा क्या था जिससे उसको नहीं आगे प्रचलन में आया, नहीं यूज में आया। तो यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपको देखकर आप बता सकते हैं, आपको पता होने चाहिए। पहला है, इसमें क्या होता है कि मुख्य केंद्र कौन होता है, अध्यापक होता है, अभी हमने बताया। इसमें अध्यापक की भूमिका कैसी होती है, सक्रिय होती है, क्योंकि आपका जो पढ़ाने का कार्य करता है, समझाने का कार्य करता है, वो कौन करता है, शिक्षक करता है। बालक की भूमिका कैसी होती है, बालक चुपचाप सुन रहा होता है, शिक्षक समझा रहा होता है, जितना समझाता है बालक चुपचाप उतना समझता रहता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि शांत श्रोता या पैसिव लर्निंग कौन है, आपका बालक होता है। उसके बाद विचारों का प्रवाह जो होता है वो अध्यापक से छात्र की ओर होता है। जैसे मान लीजिए बीच में आपका केंद्र अध्यापक है, यहाँ से आपका एरो बाहर की ओर जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्योंकि आपके जो विचारों का प्रवाह है वो टीचर से स्टूडेंट्स में जा रहा है, इसीलिए आपके जो विचार वही होते हैं जितना आपको टीचर ने बताया होता है। तो यही कुछ ऐसे दोष हैं या फिर आप कह सकते हैं कारण है जिसकी वजह से शिक्षक केंद्र से बेहतर हमने बाल केंद्र को माना है। एनसीएफ पढ़ेंगे या एनसीटी का आप बुक्स पढ़ेंगे तो हमेशा उसमें आप बाल केंद्रित वर्ड पढ़ेंगे या बाल केंद्रित शिक्षा पढ़ेंगे, तो ऐसे पॉजिटिव वर्ड्स भी आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। नेक्स्ट अभी हम क्या करेंगे, इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे कि आपको बाल केंद्रित या शिक्षा केंद्रित कितना समझ में आया, आप खुद से उसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका 4th क्वेश्चन है, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा में शिक्षक क्या करता है, यानी आपके बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक क्या करता है, बच्चों को अधिगम सुविधा के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कराने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। प्रतिस्पर्धा यानी कि आपका कंपटीशन होता है, तो क्या बच्चों का बाल केंद्रित इसीलिए होता है कि बच्चे आपस में लड़ सके, कंपटीशन कर सके, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। व्यक्त करेंगे कि वह अपने छात्रों से क्या करने की उम्मीद करते हैं और फिर उन्हें ऐसा करने के लिए दिशा निर्देश देंगे। ऐसे तरीके अपनाएंगे जिससे विद्यार्थी स्वयं अधिगम के लिए पहल करने के लिए प्रोत्साहित हो, या मुख्य तथ्यों की व्याख्या करने के लिए व्याख्यान विधि का उपयोग करेंगे और शिक्षार्थियों के लिए उनके ध्यान के लिए आकलन करेंगे। तो आप पढ़ के ही समझ गए होंगे कि आपका जो राइट आंसर जाएगा कि शिक्षक केंद्र यानी कि शिक्षार्थी केंद्र कक्षा में शिक्षक क्या करेगा कि ऐसे तरीके अपनाएगा जहाँ पे विद्यार्थी खुद से अधिगम करने के लिए प्रोत्साहित हो, खुद से करके सीखने के लिए उत्साह में हो कि बच्चे आगे कार्य में मदद लें या फिर ऐसे कार्यों में हिस्सा लें जिससे वह करके सीखने पे बेहतर फोकस कर सके। इसलिए आपका जो राइट आंसर यहाँ पे होगा वो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 है आज का, जिसमें है शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण मुख्य विशेषताएं क्या है, ज्ञान का स्रोत शिक्षक होता है या फिर सक्रिय शिक्षक निष्क्रिय छात्रों को जानकारी देते हैं। तो अभी हमने बताया कि शिक्षक केंद्र में क्या होता है, जो छात्र होता है वह निष्क्रिय यानी शांत होता है और आपका शिक्षक क्या होता है, वो सक्रिय होता है। तो आपका सेकंड पॉइंट बिल्कुल सही है। और पहला जो होता है ज्ञान का स्रोत शिक्षक है, ये भी आपका सही है, क्योंकि शिक्षक के पास ज्ञान है तभी वो बच्चों को बता रहा है, वो अपना सक्रिय कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे आपके जो आंसर है पॉइंट 1 पॉइंट 2 दोनों सही हो जाएंगे, इसलिए आपका जो राइट आंसर जाएगा आपका डी हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। तो ये थे आपके कुछ टॉपिक जो हमने नेचर ऑफ मैथमेटिक्स यानी गणित की प्रकृति में जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले ही बता दिए थे कि इस टॉपिक में हमें क्या क्या कवर करना है, इन सभी को हम कवर कर लिए हैं। अब हमारा जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक है वह है आदर्श गणित अध्यापक के गुण क्या है। कल क्लास में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही आपकी पेडागोजी हम पेपर 1 पेपर 2 की दोनों की एक साथ करा रहे हैं, पूरा आपका कवर हो जाएगा। बस आपको डेली क्लास करनी है, अपने नोट्स तैयार करने।
अगर आपको सीटेट या यूपीटेट रिलेटेड कोई अपडेट चाहिए या आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। चैनल से जुड़े रहिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। आज के लिए आपको थैंक यू।